हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित इस वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीक हमें टोटल 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। पहला इंपॉर्टेंट इशू है इजराइल ऑक्यूपेशन। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन रखा गया है और उसमें इजराइल के ऑक्यूपेशन पर कुछ बातें की गई हैं, उन्हीं को हमें यहाँ डिस्कस करना है। अब इसमें हम पूरे डिटेल से जानेंगे आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या विवाद है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस विवाद के समाधान में क्या भूमिका निभाई है और वर्तमान स्थिति क्या है। साथ में हम थोड़ी नजर डालेंगे इजराइल और इंडिया के रिलेशंस पर भी। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन होने वाला है फ्यूचर में। तो इसको हम देख लेंगे क्या है ये एग्रीमेंट, इससे क्या लाभ हो सकता है भारत को, और साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा मैपिंग भी कर लेंगे जो ऑस्ट्रिया है उसके आसपास की कंट्रीज़ की। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी एज सच मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए ये टॉपिक काम नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट इशू है, एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में, 36th ये डायलॉग था। तो यहाँ पर इंडिया फ्रांस के रिलेशन किस प्रकार के रहे हैं, इस डायलॉग में क्या क्या बातें की गई हैं, उन सभी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। ओनली आईएएस के फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं 2024 के लिए। ऐसे में कोई भी एस्पिरेंट जो 2024 में अटेम्प्ट देना चाहते हो वो हमारे इस प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको टोटल 4 फेजेज में प्रिपरेशन कराई जाती है। पहला फेज होता है बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी, सीसेट और आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं या फिर स्मॉल डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे। सेकेंड फेज होगा एडवांस फाउंडेशन कोर्स। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मटेरियल के माध्यम से आपको बेटर जो है क्लासेस कराई जाएंगी। साथ में हम यहाँ पर करंट अफेयर्स इंक्लूड करेंगे, बहुत सारे टेस्ट इंक्लूड करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस बना रहे। फेज 3 में हम आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, इसमें आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बहुत सारे टेस्ट आपको दिए जाएंगे। फिर फेज 4 में आपकी मेंस की प्रिपरेशन होगी और हम कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं जो कहीं भी और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसमें है पहला यूपीएससी इंश्योरेंस की फैसिलिटी, जिसके अंतर्गत यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं और ये बैच कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि ओनली आईएएस की टीम आप लोगों के साथ नहीं रहेगी। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा पूरी टीम आपके साथ है। आपको कोई भी हेल्प हमसे चाहिएगी, हम सभी आपके साथ रहेंगे। उसके अलावा 21 जीएस के बुकलेट्स भी आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पे डिलीवर कराए जाएंगे, सो डैट मटेरियल को लेकर भी आपको कोई परेशानी ना हो। अब अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी हो इस कोर्स के रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप चाहें तो हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, डेट इज लीगैलिटी ऑफ इजराइल ऑक्यूपेशन। देखिए ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इजराइल ने लंबे समय से फिलिस्तीन के एक बड़े भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा है। तो इसी कंटेक्स्ट में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है और उसमें ये मांग की गई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमें ये बताए, अपना ओपिनियन दे कि इजराइल के लंबे समय के ऑक्यूपेशन के क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका कंटेक्स्ट है। अब यहां पर चूंकि ये रेजोल्यूशन रखा गया है, ऐसे में कुछ कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया, कुछ ने विपक्ष में वोट किया और कुछ लोगों ने यहां पर कुछ कंट्रीज ने वोट ही नहीं किया, जैसे कि भारत। अब देखिए भारत ने वोट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे संबंध इजराइल के साथ अच्छे हैं और साथ में हम फिलिस्तीनियों के लिए भी अपनी एक दया भावना रखते हैं, ह्यूमन राइट्स के हम एडवोकेसी करते हैं। तो ऐसे में बेहतर यही है कि हम किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव ना रखते हुए अपने आप को यहाँ वोट करने से रोक लें। ठीक है, और इंडिया ने यही किया। उसके अलावा सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ में बहुत सारी अदर कंट्रीज़ थी जो इसराइल की एडवर्सरीज़ हैं, और ना सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ ने जिन्होंने यहाँ पर निगेटिव वोट किया है इस या फिर कहीं इसके अगेंस्ट में वोट किया है, उसमें अमेरिका आ जाएंगे और अमेरिका के अलाइज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक।
अब देखिए यूपीएससी के क्वेश्चंस देखते हैं यहां पर ये क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था गोलन हाइट से। ये एक टर्म है गोलन हाइट, ये एक क्षेत्र है, अक्सर न्यूज़पेपर में यूज होता है। ये किसके कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है? सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अफ्रीका। आपको अब मुझे ये जो क्वेश्चन है इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अगली बात, 2018 में मेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में। यहां पर कुछ डेप्थ है, कुछ डाइवर्सिटी है, उन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करना था। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं कुछ बैकग्राउंड को कि आखिर ये प्रॉब्लम यहां पर बढ़ क्यों रही है। देखिए, सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। यहां पर इसमें 4 स्थिति बताई गई हैं। 1948 से पहले की स्थिति क्या थी, 1947 के यूनाइटेड नेशन पार्टीशन के बाद स्थिति क्या थी, 1967 में एक वॉर हुआ था उसके बाद स्थिति क्या थी, और वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, यदि हम बैकग्राउंड की बात करें तो 1948 से पहले एक मेनलैंड हुआ करता था जिसको हम फिलिस्तीन कहते थे। ठीक है, और ये पूरा जो नारंगी कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा फिलिस्तीन है। और इस फिलिस्तीनी लैंड के अंदर ही 2 प्रकार के लोग रहते थे। एक तो है अरब पीपल और दूसरे जो लोग रहते थे वो रहते थे ज्यूज। ठीक है, अब ये एक ही कंट्री के अंदर रह रहे हैं, लेकिन यहां पर जो ज्यूज पीपल हैं उनके द्वारा लगातार डिमांड की जा रही थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए क्योंकि ज्यूज के साथ अत्याचार बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, अब 1948 में जब ये 1948 से पहले जब इनकी डिमांड इस तरीके से चल रही थी तो यूनाइटेड नेशन का रोल यहां पर देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान बनाया कि इस पार्ट को जो आप देख रहे हैं पैलेस्टीन के रूप में, इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, एक तो ज्यूज के लिए और दूसरा अरब पीपल के लिए। लेकिन 1948 में अरब पीपल्स ने इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अरब्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और जब अरब ने रिजेक्ट किया तो फिर ज्यूज के द्वारा एक वॉर थोप दी गई अरब्स के ऊपर। ओके, और इस वॉर में फिर क्या होता है यहां पर आप देखिए। ठीक है, तो यहां पर जो अरब का टोटल स्टेट है वो 1948 में डिक्लेयर हो जाता है इजराइल के रूप में। ओके, तो ये हुआ वॉर का परिणाम। चलिए, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, ऐतिहासिक रूप से, तो आप पैलेस्टीन को देखेंगे कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था। इसमें पहला पार्ट है स्टेट ऑफ इजराइल। ठीक है, इजराइल स्टेट आप यहां पर देख सकते हैं इस इमेज में। ओके, सेकंड था यहां पर वेस्ट बैंक, जिसको जॉर्डन के अधीन रखा गया था। ये आपको वेस्ट बैंक का क्षेत्र दिखाई देगा। और तीसरा जो क्षेत्र है यहां पे वो है गाजा स्ट्रिप। ठीक है, इसको इजिप्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। अब ये लोकेशंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हिस्टोरिकली डिवीजन है, 3 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया जा रहा है, इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक। नेक्स्ट 1967 में एक वॉर होता है, क्योंकि ये सारी जो कंट्री है ना, इजिप्ट ने देखिए गाजा को कंट्रोल कर रखा है, जॉर्डन का अधिकार क्षेत्र है इसमें, वेस्ट बैंक पे, सीरिया का अपना इधर कुछ प्रॉब्लम है, तो यहां टेंशन लगातार बनी हुई थी। और इजराइल भी अपनी डिमांड कर रहा था सेपरेट स्टेट की, है ना। यहाँ जो ज्यूज पीपल हैं वो सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, तो संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। इसीलिए 1967 में वॉर होता है, और इस वॉर में इजराइल ने काफी ज्यादा क्षेत्रों को कैप्चर कर लिया, जिसमें है पूरे का पूरा वेस्ट बैंक, जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं। दूसरा, गाजा स्ट्रिप को इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ईस्ट यरूशलम, देखिए यरूशलम यहां पर है, तो यरूशलम का ईस्टर्न पार्ट इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। सीरिया के गोलन हाइट्स को ले लिया, यहां पर जो गोलन हाइट आप देख रहे हैं इसको भी अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके बाद इजिप्ट का एक सिनाई पेनिनसुला है, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है इजराइल। ये देखिए सिनाई कितना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र को ज्यूज पीपल ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया इजिप्ट से। उसके बाद इजराइल ने सिर्फ यहीं तक स्टॉप नहीं किया अपनी कहानी को, इजराइल ने पूरे के पूरे यरूशलम को, पहले तो ईस्टर्न क्षेत्र इसका कब्जे में लिया, लेकिन उसके बाद पूरे यरूशलम को अपनी इटर्नल अनडिवाइडेड कैपिटल घोषित कर दिया। अब ये तो अरब पीपल के लिए एक प्रकार का चैलेंज है कि ज्यूज पीपल धीरे धीरे अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं, और पैलेस्टीन को अब उन्होंने बहुत सीमित कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है। उसके बाद अब यहां बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी इस प्रॉब्लम को देख रहा था, उन्होंने सॉल्यूशन में क्या क्या भूमिका निभाई है। तो
1967 में जब ये वॉर हुआ था इजराइल और आसपास की कंट्रीज के बीच में, तो यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन के माध्यम से इजराइल से यह कहा कि इजराइल को उन सभी टेरिटरीज को वापस करना होगा जो भी इन्होंने वॉर में सीज की हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। उसके बाद इजराइल ने कुछ टेरिटरी को छोड़ भी दिया, जैसे कि सिनाई पेनिनसुला है उसको इजिप्ट को रिटर्न कर दिया गया। गाजा स्ट्रिप को बहुत बाद में इन्होंने रिटर्न किया, 2005 में इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया था। लेकिन आज भी इसके जो एक्सटर्नल बॉर्डर्स हैं वो इजराइल और इजिप्ट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। गाजा स्ट्रिप आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, इनको जरूर जरूर ध्यान में रखिएगा कि गोल्डन हाइट कौन सी कंट्री के साथ सीमा साझा कर रहा है, वेस्ट बैंक कौन सी कंट्री के साथ कर रहा है, तो जॉर्डन आ जाएगा इसका नाम। ठीक है, गाजा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, सिनाई पेनिनसुला कहां पर है ये देख लीजिएगा। तो ये की लोकेशंस हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यहां पर बात की थी कि आप जितनी भी टेरिटरी आपने एक्वायर की है उसको वापस करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। कुछ क्षेत्रों में तो हमने देखा कि इजराइल ने विड्रॉल कर लिया, लेकिन अभी तक बहुत से क्षेत्रों में विड्रॉल नहीं हुआ है। और साथ में पैलेस्टीन का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उनको अपना क्षेत्र चाहिए है, वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, उसमें भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ओके, अब बात करते हैं रिसेंट रेजोल्यूशन की कि अभी जो रेजोल्यूशन है उसमें क्या डिमांड की गई है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से यहां पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पर ओपिनियन मांगा गया है दो मैटर में। पहला मैटर यह है कि इजराइल के ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट और एनेक्सेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं इस पूरे क्षेत्र में अरब लोग भी रहते थे, तो उन पर कुछ कानूनी उनके अधिकारों का हनन कर दिया गया है, तो इन सब का क्या प्रभाव होगा, एक तो ये इनसे पूछा गया है। और दूसरा, इजराइल के जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, इजराइल के मेजर लिए जाने का मतलब है कि वो होली सिटी ऑफ यरूशलेम को परिवर्तित करना चाहते हैं, वहां के डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन को बदलना चाहते हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा ज्यूज लोगों को बसाना चाहते हैं। उसके अलावा करेक्टर वहां का चेंज करना चाहते हैं। ओके, और डेमोग्राफी इसलिए चेंज करना चाहते हैं क्योंकि धीरे धीरे जब आप अपनी पॉपुलेशन को किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बढ़ाते जाएंगे, तो ऐसे में जब भी कोई वोटिंग होगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, तो आपके फेवर में ही वोट आता है। और आप देख रहे होंगे कि जो ज्यूज पीपल हैं, इजराइल कंट्री है, इजराइल कंट्री में अगर कोई भी ज्यूज जाएगा तो उसको आई थिंक विद इन 10 मिनट उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। ओके, तो ये अब हमारा पूरा इशू है इजराइल का। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन किस प्रकार के रहे हैं। देखिए, इसका बैकग्राउंड शुरू होता है लगभग भारत के आज़ादी के साथ ही 1947 से पहले हमारा भी कोलोनियलाइजेशन का एक इतिहास रहा है। ब्रिटिश ने हमको कॉलोनी बना रखा था और हमें पता है कि कॉलोनी होना कितना खतरनाक होता है, और ब्रिटिश यहां से क्या क्या संसाधन लेकर चले गए थे और कितना उन्होंने उत्पीड़न किया था। तो इस कंटेक्स्ट में जब हमें फ्रीडम मिला तो हम इस फ्रीडम का महत्व समझते थे और इसीलिए हम सपोर्ट करते थे कि वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री को फ्रीडम मिल रहा है तो हमें उसका साथ देना है। इसी प्रकार जब 1948 में इजराइल का फॉर्मेशन हुआ तो 1950 में ही इंडिया ने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया एक कंट्री के रूप में। ओके, और साथ में इनके साथ हमने फिर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्थापित करना शुरू किए, लेकिन ये बहुत लेट हुए थे, ये 1992 में स्टार्ट हुए थे। इससे पहले हम कुछ खास रिलेशन इनके साथ रखते नहीं थे क्योंकि बहुत छोटी सी कंट्री ये है, मैप में आपने अभी देखी थी। यदि हम इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, अब देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है ये कंट्री हमारे लिए। 1992 में जब हमने रिलेशन स्थापित किए थे तो बस $200 मिलियन तक के हमारे इकोनॉमिक रिलेशन इनके साथ रहते थे, और इसमें प्राइमरीली हम लोग डायमंड का व्यापार करते थे। ओके, इंडिया से यहां डायमंड्स को बेचा जाता था। लेकिन अभी जो है ये ट्रेड काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुका है, बहुत सारे चीजों का आदान प्रदान हो रहा है यहां पे, और ये व्यापार वर्ष 2021-22 के बीच में $7.86 बिलियन हो चुका है, और इसमें अभी डिफेंस के कंपोनेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो 7.86 बिलियन है, लगभग $8 बिलियन का व्यापार है। डिफेंस आप इंक्लूड कर देंगे तो ये और बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हमारे इकोनॉमिक रिलेशन है, और इसमें भी जो हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें जो ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में रहता है। मतलब भारत इजराइल को ज्यादा सामान बेचता है और इजराइल भारत में कम चीजों को बेचता है। ओके, डिफेंस की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपको इजराइल का इंपॉर्टेंस इस चीज से पता लगेगा
कि हम दूसरे सबसे ज्यादा डिफेंस की सप्लाई लेते हैं इजराइल से। ओके, फर्स्ट नंबर पे तो ऑब्वियसली रशिया आता है, रशिया से हम सबसे ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। दूसरे नंबर पर इजराइल से खरीदते हैं। आपको लगता होगा जैसे अमेरिका से खरीदते हैं, नहीं, इजराइल से हम ये खरीदते हैं। उसके बाद इजराइल के लिए इंडिया सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, मतलब वो अपने सामान को सबसे ज्यादा अगर किसी को बेचते हैं तो वो है इंडिया। ओके, अगर हम एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन की बात करें तो मई 2021 में एक कोऑपरेशन साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम है 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की बात हुई है, ठीक है, और भी जो कोऑपरेशन हो सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में उनकी बात हुई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हमारे कोऑपरेशन है, दोनों कंट्रीज यहां वर्क करती हैं एक साथ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जा सकता है ह्यूमंस के लिए, इन सब चीजों पर यहां कोऑपरेशन बना हुआ है। ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इस टॉपिक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से चैलेंजेस देख लीजिएगा और थोड़ा यहाँ वे फॉरवर्ड देख लीजिएगा कि आपको इस क्वेश्चन को जो मेंस में पूछा गया था किस प्रकार से टैकल करना है 2018 में। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए, फिर भी चैलेंजेस आपको ना पता लगे, देखिए मैं थोड़ा सा होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ क्लास पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको सेल्फ वर्क जरूर करना पड़ेगा, उससे आपको ज्यादा चीजें याद रहती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख कर देखिएगा, अगर आपसे ना हो पाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस कर दूंगा। और पीडीएफ की प्रॉब्लम आज ही मैं टीम से बोल दूंगा कि वो पीडीएफ टाइम टू टाइम वहां पर प्रोवाइड कर दें। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन होना है। अब इस एग्रीमेंट का क्या रेलेवेंस है, इस चीज को हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिए ये टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपको इस फैक्ट से पता लग सकता है कि लास्ट 27 ईयर्स में भारत के फॉरेन मिनिस्टर की ये पहली यात्रा होगी। 27 ईयर्स में हमने कोई यात्रा ऑस्ट्रिया में नहीं की है, सो दिस कंट्री इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ऐसे ही हम यहाँ हर कंट्री को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स को बढ़ाऊंगा नहीं, है ना। तो जितना हमारे लिए रेलिवेंट है हम उतना ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एग्रीमेंट देख लेते हैं कि एग्रीमेंट आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए इसका बैकग्राउंड शुरू होता है इंडिया की पॉपुलेशन से। भारत की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही है और आप सुन ही रहे होंगे कि कुछ टाइम में हम चाइना को भी पीछे कर देंगे पॉपुलेशन के मामले में। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन लैंड तो सीमित है सर, लैंड थोड़ी ना आप बढ़ा देंगे, आप पॉपुलेशन ही तो बढ़ा सकते हैं। तो जब लैंड सीमित है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग यहां पर रह नहीं सकते, उनके लिए जगह नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और यही प्रॉब्लम हो रही है ऑस्ट्रिया में। वहां पर अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे तो इंडियन माइग्रेंट्स की संख्या 15,000 से भी ज्यादा है और इनको ऑस्ट्रिया में असाइलम स्टेटस भी नहीं दिया गया है। सर असाइलम स्टेटस का मतलब क्या होता है? असाइलम स्टेटस का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब एक कंट्री से माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में चला गया हो तो दूसरी कंट्री उसको रिफ्यूजी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेती है ना। तो इसी को कहते हैं असाइलम स्टेटस देना। तो जब उनको रिफ्यूजी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उनको कुछ राइट्स मिल जाते हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो स्टेट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको मिल जाती हैं। लेकिन जो इंडिया के इलीगल माइग्रेंट्स रह रहे हैं यहां पर लगभग 15,000 से भी ज्यादा, इनको कोई असाइलम स्टेटस ना तो दिया गया है और ना ही इसकी संभावना है। तो ऐसे में प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जा रही है। अब यहां दोनों देश इस एग्रीमेंट को क्यों करना चाहते हैं, इंडिया को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए इंडिया के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग रेजोल्यूशन पड़ा हुआ है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो ये इस पर बातचीत नहीं हो पा रही क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ये चाहती हैं कि भारत सबसे पहले तो अपने इलीगल माइग्रेंट्स को रोके। इसकी वजह से उनके देशों में राजनीतिक प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है और यहां राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो रहा है इलीगल माइग्रेंट्स के द्वारा, तो ये प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। उसके बाद इंडिया इस एग्रीमेंट को इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि हम अपने प्रोफेशनल, जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ये दूसरे देशों में जाकर काम कर सके। क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स जब दूसरे देश में काम करते हैं तो वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट इंडिया में भेजते हैं
और इससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक प्रमोशन मिलता है। ठीक है, अब देखिए इलीगल माइग्रेंट तो किसी तरीके का वहां पे वर्क करेंगे नहीं, वर्क करेंगे मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी इनकम को इंडिया में भेज सकें, तो उनकी वजह से प्रोफेशनल वर्किंग भी अफेक्ट हो रही है। तो भारत इसलिए इस एग्रीमेंट को करना चाहता है ताकि प्रोफेशनल्स वहां पर जाकर वर्क कर सकें। और लास्ट जो यहाँ पर है इसका ऑब्जेक्टिव वो है इलीगल माइग्रेशन को कम करना। अब ये एग्रीमेंट किस प्रकार से रेगुलेट करेगा चीजों को, तो सबसे पहले तो ये रेगुलेट करेगा इलीगल माइग्रेशन को। इसके अंतर्गत ये बात की गई है कि कहीं भी अगर हमारे इलीगल माइग्रेंट पाए जाएंगे तो उनको जल्दी ही हम रिटर्न कर लेंगे, उनको देश में वापस बुला लिया जाएगा। और दूसरी बात यहां पर की गई है मल्टीपल एंट्री वीजा फॉर प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट। तो हमारे स्टूडेंट अगर वहां पढ़ने जाएंगे या फिर प्रोफेशनल्स वहां वर्क करने जाएंगे तो उनको मल्टीपल एंट्री वीजा मिलेगा। मल्टीपल एंट्री का मतलब है कि वो कभी भी अपने देश में भी आ सकते हैं और कितनी भी बार कभी भी इस देश में एंट्री कर सकते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जा सकते हैं। अब ये जो मल्टीपल एंट्री वीजा होगा इसकी रिव्यू भी की जाएगी और इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है, ये इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करेगा। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है। और एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैपिंग पर। मैपिंग में आपको ऑस्ट्रिया देखिए यहां दिखाई देगा और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एक ये बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी के साथ, उसके बाद स्विट्जरलैंड के साथ, यहां पर आपको दिखेगा स्लोवेनिया, ठीक है, उसके बाद हंगरी, उसके बाद स्लोवाकिया, उसके बाद चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंट्रीज हैं जो कि ऑस्ट्रिया के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी यूक्रेन आप जानते ही है, रशिया यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है, तो इसकी भी देख लीजिए लोकेशन थोड़ी सी। बेलारूस है इसके पास, उसके बाद पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी भी शेयर करता है, रोमानिया भी शेयर करता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ कंट्रीज यहाँ पर आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ब्लैक सी भी देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। अगला टॉपिक है इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग। देखिए अभी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी, उनकी एक मीटिंग हुई है फ्रांस के काउंटर पार्ट के साथ और ये 36वें राउंड की मीटिंग है जो कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग के रेलेवेंस को दर्शाती है। अब यहाँ कौन कौन से इश्यूज को दोनों कंट्रीज ने डिस्कस किया है। जो हमारी करंट ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही है, रशिया यूक्रेन के बाद किस प्रकार से इस पर प्रभाव पड़ेगा, साथ में जो रीजनल सिक्योरिटी है अफगानिस्तान में जिस प्रकार अस्थिरता चल रही है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आसपास की कंट्रीज पर। साथ में हमने यहाँ डिस्कशन किया है काउंटर टेररिज्म। देखिए ये तो बहुत हिट पॉइंट है, काउंटर टेररिज्म की बात हम हर फोरम्स पे करते हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का एक न्यू थ्रेट बन के आ रहा है, डिफेंस कोऑपरेशन पर बात हुई है और दोनों के जो म्यूचुअल कंसर्न्स हैं कुछ उन पर भी यहाँ बातचीत हुई है। अब यहाँ थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशन पर। अगेन मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाईलाइटेड रिलेशंस नहीं है, बस बेसिक में थोड़ी सी चीजें याद रखिए। तो पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं इंडिया फ्रांस के स्ट्रेटेजिक रिलेशन पर। सर स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात करें तो इसका बैकग्राउंड शुरू होता है 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वहां से। देखिए भारत के अपने कुछ सिक्योरिटी कंसर्न थे। 1974 में भी हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे लेकिन वो पीसफुल पर्पस से थे। ऐसे में आपको ये बताना था अपने पड़ोसी देशों को 1998 में कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करेंगे, क्योंकि भारत को ये पता था पाकिस्तान के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया जा रहा है और चाइना उसकी हेल्प कर रहा है। तो ऐसे में भारत सिर्फ एक आदर्शवादी देश होकर नहीं बैठ सकता था, भारत को यहां प्रोग्रेसिव एक्शन लेना था अपनी सिक्योरिटी के लिए और वही हमने किया। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए और जैसे ही हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, किसी भी कंट्री ने यह सोचा नहीं था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं और इसके अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रीज जैसे अंकल सैम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन्होंने प्रतिबंध लगाए भारत के ऊपर और अमेरिका के अलाइज ने भी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया। लेकिन फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी वेस्टर्न वर्ल्ड में जिन्होंने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने से मना किया और उन्होंने हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को समझने का प्रयास किया।
तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है, इसीलिए हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो इनके साथ काफ़ी बेहतर रहे हैं। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो सर डिफेंस एक्सरसाइज भी हमारे और इनकी मिलिट्री के बीच में होती है, जिसमें आर्मी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति। दूसरा नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है वरुणा। और तीसरी एक्सरसाइज है जो एयरफोर्स के बीच में होती है, इसका नाम है गरुड़। ठीक है। अब रिसेंटली आप जानते होंगे राफेल काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा रहा था। तो इस राफेल एयरक्राफ्ट को हमने कहाँ से परचेस किया है? हमने इसको फ्रांस से परचेस किया है और ये इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस्ड कर दिया गया है। इसके अलावा हम नेवी के लिए यहाँ स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन भी डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए एग्रीमेंट हुआ था 2005 में और इसमें फ्रांस के द्वारा हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा और एक मजगांव डॉक नाम की कंपनी है भारत में, उसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाना है। इसके बाद हमारे कॉपरेशन है कुछ ग्लोबल एजेंडा के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज जैसा मुद्दा हो गया, उस पर पूरा विश्व ही प्रभावित है। तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन, अगेन म्यूचुअल जो कंसेंट है, म्यूचुअल इशू है ये दोनों देशों के लिए। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित है, रिन्यूएबल एनर्जी की हमें आवश्यकता है, तो उस पर कॉपरेशन है फ्रांस के साथ। इसीलिए आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हमारे न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। इसके बाद टेररिज्म पर हमारी बात होती है, साइबर सिक्योरिटी पर बात होती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बात होती है। इसके अलावा कुछ अगर मैं अदर एग्जांपल्स लूँ इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस पर, तो फ्रांस क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रांस के द्वारा इंडिया के सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया गया है ना। तो ये हमारे जो हमारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में फ्रांस इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की भी वकालत करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है फ्रांस का। ओके। और साथ में ये खुद चूंकि परमानेंट मेंबर्स में शामिल है, तो इसके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होने काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन का मूल मुद्दा था इंडिया और फ्रांस के बीच में। इससे ज़्यादा हमें कुछ डिस्कशन यहाँ पर नहीं करना है। तो ये हमारे इस वीक के टॉपिक थे। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।